भीड़ यहाँ है वो बता रही है किसी संस्थान में इतने बच्चे नहीं होंगे जितना चयनित बच्चे आप लोग। 21 मई से CUET की परीक्षाएं जो है वो प्रस्तावित है और इन दिनों बच्चों की सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि सर बचे हुए समय में मैं कैसे अपनी तैयारी करूं। दोनों तरह के बच्चे हैं, वो बच्चे भी हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, बहुत प्रेशर में है, सिलेबस का जो है बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, और दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, कुछ भी उसके पहले तैयारी नहीं की और उनके ऊपर भी अब ज़्यादा दबाव आ चुका है कि सर परीक्षाएं मेरी नज़दीक हैं। आप सबके लिए मैं तो पहले बस एक कोटेशन कहना चाहूँगा। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने ये तय कर लिया है, अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं सर बचे हुए समय में तैयारी कैसे करें, तो ये निश्चित है कि आप 100% डेडिकेटेड होकर पूछ रहे हैं। अगर सिर्फ आप इसलिए समय पास करने के लिए पूछना चाहते हैं कि सर क्या तैयारी हो सकती है, मैं शुरू कर दूं, हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप आज भी इस चीज को ठान रहे हैं कि सर मुझे एग्जाम देना है, उसको क्रैक करना है, तो आपके पास इनफ समय है। चाहे आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी। इस वीडियो में मैं एक होलिस्टिक अप्रोच दूंगा आपको कि कैसे तैयारी करें। क्रैश कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है, मालवी एकेडमी का क्रैश कोर्स भी आने वाला है, लेकिन इस वीडियो में मैं कोई क्रैश कोर्स के फीचर्स आपको क्या देने वाला हूं, किसी चीज पर चर्चा नहीं करूंगा। ये मेरे और आपके दिल की बात है, आप जिस चीज को झेल रहे हैं और मैं जिन चीजों को हर साल देखता आ रहा हूं, इस चीज को लेकर जो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि सर तैयारी कैसे शुरू करें, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि तैयारी के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बेस हैं, जो बेसिक हैं, वो अपना क्लियर होना चाहिए। हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, CUET की, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि हमको किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है और उसके लिए जो बेसिक पॉइंट है कि हमको उस एग्जाम का एग्जैक्ट सिलेबस जो बड़ा हॉट पॉच स्थिति में है वो समझना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले अगर आप उसके सिलेबस को बारीक तरीके से नहीं समझते हैं तो आप दूसरे एस्पिरेंट की तुलना में अधिक मेहनत करते हुए भी कम मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम की बारीकियों पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और इस एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने के लिए आपको पहले अपना स्ट्रीम क्लियर करना होगा कि आप BA करना चाहते हैं, कि BSc करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, BLLB करना चाहते हैं या किसी अन्य कोर्स में जाना चाहते हैं। ये एकदम मन में क्लियर कर लेना होगा। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा हम BA भी कर लेंगे, हम BSc भी कर लेंगे। एक बार पहले चिंतन करिएगा कि आपका मेजर पॉइंट जो है, मेजर गोल जो है वो क्या है, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। और अभी आपके ढेर सारे अगर ऐसे मन में द्वंद्व है कि सर मैं BA का भी दे दूंगा, BSc का भी दे दूंगा, तो मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन ये अधिकांश बच्चे, 75% बच्चे वो होंगे जो अपने एक स्ट्रीम को चूज करते हैं, तो ये चूज करेंगे। अब ये चूज कर लेंगे तब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि किस विश्वविद्यालय से मैं करूं। तो आपको जो है ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोस मालवी एकेडमी पे मिल चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सारे वीडियोस की लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगा, जिससे आपको इन सारे चीजों पे क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे सपोज करिए मेरा मन है BA करने का, तो मुझे पता है कि DU से भी BA किया जा सकता है, BHU से भी BA किया जा सकता है, AMU से भी BA किया जा सकता है, JMI से भी BA किया जा सकता है। मतलब ढेर सारे यूनिवर्सिटी जो है वो BA के लिए हैं। लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी भी कि एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या है। तो इसके लिए हम अगले स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे, लेकिन ये सब चीज जो है अभी तक हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें, आगाह कर देना चाहते हैं, अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिए, विशेषकर सावधानी से फॉर्म भरिएगा। कई बच्चे जो है वो साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं, वो पेमेंट ही नहीं करते हैं और ऐसी परिस्थिति में आप झेल जाएंगे, फिर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा और 1 साल जो है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। अब आती है एग्जाम पैटर्न की बात। आपने ये तय कर लिया कि मुझे क्या करना है, उसको अपने लिख के रखिए, मुझे ये करना है। फिर आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न है क्या, और वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस मिलानी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने तय किया मुझे BA करना है, तो BA करना है तो आपको कम से कम 2-3 यूनिवर्सिटी जो है वो जरूर टारगेट करना चाहिए। किसी एक विश्वविद्यालय पे बिल्कुल 100% फोकस्ड नहीं हो सकते हैं।
मतलब एग्जाम वही है, लेकिन फिर भी हमको मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जो है वो गला काट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को ऑप्शन में रखेंगे। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 पार्ट में ये जो है वो बटा हुआ है। एक है जनरल टेस्ट, दूसरा है लैंग्वेज और तीसरा है डोमेन सिलेक्शन। ये आप कैसे तय करेंगे, क्या करना है आपको, ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के थ्रू जो है आप जांच करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका वीडियो दे रहा हूं। जैसे आज फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण देता हूं कि मुझको बीएचयू से बीए करना है, तो बीएचयू से बीए करने के लिए हमको लेना पड़ेगा जनरल टेस्ट और हमको लेना पड़ेगा लैंग्वेज। जनरल टेस्ट की बात करें तो 60 एमसीक्यू आएंगे, 50 ही उसमें करने हैं, और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, विषयों का चयन जो है हमको बहुत बारीकी से करना है। 60 दिन लगभग बचे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हम विषयों के चयन में चूक करते हैं, ये सोचते हैं कभी इसको भी कर लेते हैं, आगे उसको भी कर लेंगे, फिर इधर भी कर लेंगे, उधर भी कर लेंगे, तो हम भी इधर उधर के रह जाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसलिए अब चूंकि समय नहीं है तो एकदम सीरियसली जो है विषयों का चयन करेंगे, और केवल उतने ही विषयों को चुनेंगे जितने पढ़ने की क्षमता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये क्यों बोल रहा हूं, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग गाइडलाइंस है। जैसे मान लीजिए बीएचयू से बीए करना है और आपका 12th में बीएससी मतलब साइंस बैकग्राउंड था, तो डीयू के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहती है वो कहती है आपको साइंस के पेपर के थ्रू बीए में एडमिशन मिलेगा। यानी अगर आप पीसीएम से थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के थ्रू मिलेगा, लेकिन आपको करना क्या है, बीए करना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होगा, और आपके टारगेट में बीएचयू भी है, मेजर टारगेट बीएचयू आपका सपोज करिए है, तो फिर आपको जनरल टेस्ट भी पढ़ना पड़ेगा और लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा। और इतने विषयों को कवर करना सरल नहीं है। या तो आप टारगेट पॉइंट को ड्यू रखिए, पीसीएम के थ्रू आगे बढ़िए अगर बीए भी करना है, या तो टारगेट पॉइंट बीएचयू रखिए। फिर क्या करिए, इससे रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं, इससे इर्द गिर्द, जैसे इसके इर्द गिर्द कौन घूमेगा, इसके इर्द गिर्द एयू घूमेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी घूमेगा, इसके इर्द गिर्द जो है वो जेएमआई घूमेगा, डोमेन सब्जेक्ट से इर्द गिर्द वो घूमेगा। हालांकि वहां भी विषय अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे कई कोर्सेज में एडमिशन हमको मिल सकता है। और इन सब के लिए आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन के वीडियोज को, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी मन में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। आगे मैंने क्या लिखा है कि नो चेंज और रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया कि सर हमको बीएचयू से बीए करना है, बीएचयू के साथ साथ हम एयू को लेके चलते हैं, सपोज करिए, तो हम हमारा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन निकल के आएगा कि मुझे जनरल टेस्ट पढ़ना है, जनरल टेस्ट के अलावा लैंग्वेज पढ़ना। और ध्यान दीजिएगा, सब लिखित रखिएगा, कोई भी चीज मन मतंग टाइप से मत करिएगा कि अभी सोच रहे हैं फिर कल सोचेंगे फिर परसों सोचेंगे, इतना समय नहीं है हमारे पास। जो चीज करनी है लिखित और स्ट्रेटजी के थ्रू करनी है। अगर हमको एक दिन समय देना है तो सिर्फ एक दिन दे देंगे, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन होगा, कोई निष्कर्ष होगा, वो मन में ठान लेंगे। जब ठान लिया तो ठान लिया, इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये नहीं कि आज ठाने इंग्लिश सीखना शुरू कर देंगे, कल में बदल के हिंदी कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो हिंदी चूज करेंगे या तो इंग्लिश, कुछ बच्चे दोनों चूज करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के हिसाब से। तो अगर दोनों को चूज करते हैं मान लीजिए, तो दोनों को ही उतनी ईमानदारी से पढ़िएगा। यह नहीं कि इसको ऑप्शनल लेके चल रहे, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शनल लेके चलने का कोई जो है वह मतलब नहीं बनता है। आप उन्हीं विषयों को चुने जिन पे मेहनत कर सकते हैं, जिन पे फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज है उसके थ्रू जाइएगा, एक एक जानकारी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आती है यूनिवर्सिटी की रणनीति कि सर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अभी तक एग्जाम की तैयारी आपने नहीं की, ये जो इतना माथा पच्ची किया ये अपना सिलेबस निर्धारित करने के लिए किया, क्योंकि सीयूईटी को इसी तरीके से जो है डिजाइन किया गया है। अब रणनीति बनेगी। रणनीति बनने से पहले हमको एग्जाम का डेट पता होना चाहिए। तो 21 मई से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जैसे मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग करने जाऊं और हमको जो है 450 का टारगेट दिया जाए, तो हम तो जब ओपनिंग आएंगे तो 450 के हिसाब से खेलेंगे। जैसे जो बच्चे अभी तक तैयारी कर रहे थे तो वो उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, उस हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आपको 450 का टारगेट दे दिया गया, 21 मई तय कर दिया गया। तो अब अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे कि वो 2 घंटा पढ़ रहे थे, अब हम भी 2 ही घंटा पढ़ेंगे, या वो 2 सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, इतना समय देके हम भी ऐसे कर लेंगे, आप सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। खास करके और जो पुराने से लोग तैयारी कर रहे हैं वो ये ध्यान रखिएगा कि अब सामने वाले को टारगेट दिख रहा है, टारगेट आपके लिए भी है, लेकिन आप धीमे धीमे बढ़ रहे थे, तो क्या आप उसी रफ्तार में वहां तक पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे, तो आपको भी गति देने की आवश्यकता है। तो एग्जाम डेट अपना 21 मई है। अब क्या करिए, बचे हुए दिन को कैलकुलेट करिए। जब भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप तैयारी करने वाले हैं, सपोज करिए अपने पास जो है वह 60 दिन बचे हैं। वैसे अभी दिन ज्यादा बचे हैं, फिर भी मैं हॉलीडेज को डिडक्ट कर दिया। वैसे तो आपको हॉलीडे में बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, फिर भी 60 दिन ही बचे हैं। कितने विषयों को हमने चुना?
जेंडर टेस्ट चुना, लैंग्वेज चुना, या दो डोमेन चुना, या 3 डोमेन चुना। मान लीजिए हमने कुल मिला के 6 सब्जेक्ट को चूज कर लिया, सपोज करिए 6 विषय को चूज किया। अब हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग से पहले क्या करेंगे, हम सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे, सिलेबस को देखेंगे जनरल टेस्ट में क्या क्या आ रहा है। और ये भी जो पार्ट है आपका सिलेबस वाला, अलग अलग विषयों का, अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट का, ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। A to Z वीडियोज हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप एकदम एक एक चीज को बारीकी से समझ लीजिएगा। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो पैटर्न में आए, चूंकि वीडियो जो है 1 आध महीने पुरानी है। जैसे कई सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन की जगह पे 35 जो है वो कर दिया, 45 कर दिया गया है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो बहुत ज्यादा उसका मतलब नहीं बनता है। आप उसको इजिली अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल विषय और बचे हुए समय को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो किसी बच्चे ने चूज किया कि नहीं सर, मैं तय कर लिया हूं कि मुझे BHU और JNU ही जाना है, दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं है, तो वो जनरल टेस्ट चूज करेगा। हिंदी अगर वाला है तो उसको JNU के लिए इंग्लिश चूज करना होगा, और इंग्लिश वाला है तो सिर्फ जनरल टेस्ट इंग्लिश, BHU और JNU उसका जो है वो क्लियर हो जाएगा उससे। दोनों ही यूनिवर्सिटी में वो फाइट कर रहा है। लेकिन मेरे मन में है ये डर कि सर कंपटीशन टफ है, मैं BA करना चाहता हूं लेकिन एक और यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहता हूं। तो अगर आप मान लीजिए RC बैकग्राउंड वाले हैं तब तो फिजिक्स के ये हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी चूज कर लेंगे। 12th में जो सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, जो विषय 12वीं में वही चूज करेंगे। या मान लीजिए हम AU को चूज करना चाहते हैं तो कोई 2 डोमेन जो है वो चूज करेंगे, लेकिन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के चूज करेंगे। तो इसको आप समझ लीजिएगा। फिर आप एक टाइम टेबल जो है वो 7 दिन की बनाने की कोशिश करिएगा कि मैं 7 दिनों में जो है इन विषयों को, जैसे मान लीजिए 6 विषय मैंने चूज किया, तो आने वाले 7 दिनों में मैं इन विषयों को चूज करूंगा। कतई टाइम टेबल जो है वो 60 दिनों का मत बनाइएगा, क्योंकि फॉलो कर नहीं पाएंगे। एक लंबा समय हम लोग क्या करते हैं, समय सारणी बना लेते हैं। सुबह 4 बजे जगेंगे, 4:15 में वॉशरूम जाएंगे, 4:30 में निकल जाएंगे, आपको इतना पता है 15 मिनट में होकर आ जाएंगे। तो ये इसलिए ऐसे समय को मत बनाइएगा जो फॉलो ही ना कर सके, और कोशिश करिएगा कि हम उसको पालन कर सके। अक्षरशः पालन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने जो भी बनाया है ड्यूरेशन, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हम कितना समय पढ़ाई को दे दें। ये सवाल सबसे लास्ट में हम रखे हुए हैं। फिर क्या है, स्टडी मटेरियल, कि सर अब हम तैयारी जो है वो कहाँ से करें, किस चीज को करें। इससे पहले कि आप तैयारी शुरू करें, मान लीजिए अगर शुरू कर दिए होंगे तो निश्चित आपने इसको देखा होगा। शुरू नहीं किए हैं तो आपको देखना होगा एक बार PYP, प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछली बार हुआ है। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद एक सिलेबस को फॉर्मेट करिए, डिजाइन करिए कि किस टॉपिक से जो है कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है या मजबूत है। ध्यान रखिएगा, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी कर जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का केमिस्ट्री मजबूत है, किसी की फिजिक्स जो है वो मजबूत है, तो दोनों की स्ट्रेटजी नहीं होगी एक जैसी। इसीलिए मैं किसी विषय को स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह दूं केमिस्ट्री को खूब फोकस कर दो, फिजिक्स को कम, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी जो इंडिविजुअल स्ट्रांगनेस और वीकनेस है वो नहीं पता है, इसलिए मैं कॉमन बात कर रहा हूं। आप ये तय करेंगे आपका कौन सा विषय मजबूत है, किस पे ज्यादा समय देना चाहिए, कौन सा विषय जो कमजोर है और किस पे और ज्यादा समय देना चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। टॉपिक्स को फिर आप पेपर में जरूर लिख लीजिएगा, स्टडी प्लानर बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं चूज किया जनरल टेस्ट रीजनिंग, तो रीजनिंग के 20 टॉपिक्स हैं, उनको 20 टॉपिक्स को पेज पे लिख देंगे एज ए सिलेबस, और उसके सामने बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने से क्या होगा, हम जैसे उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे उस पर टिक करेंगे कि सर ये अपना टॉपिक जो वो कंप्लीट हो गया। रीजनिंग के, मैथ्स के, जनरल मैथ्स के वो टॉपिक लिखे रहेंगे, और वो टॉपिक आप चिपका कर रूम में रखिएगा, ताकि आपको दिखता रहे कि इतना पार्ट अपने सिलेबस का जो वो कंप्लीट होता जा रहा है। इसके साथ साथ चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बनाइएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिख के रखा ब्लड रिलेशन, तो ये जरूर सोचिएगा कि क्या ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके। ज्यादा बहुत हमको नहीं डीप होना है कि हम पूरा पढ़ के विद्वान बन जाएंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना क्लियर रखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं तो उसको हम करके आए। कई बच्चे होंगे जैसे 500 टॉपिक लिख दिए, तो 500 टॉपिक नहीं पढ़ सकते भाई साहब आप 60 दिनों में ना, लेकिन 300 टॉपिक सपोज करो पढ़ सकते हैं। तो इन 300 टॉपिक को चूज कर लेंगे कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और उन 300 टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि वहां के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि जो है पूरा 500 टॉपिक के करने के चक्कर में इधर 300 को भी गड़बड़ कर लिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको स्टडी चार्ट जो है वो बनाना है, और स्टडी चार्ट पे टिक करते रहना है कि ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर वाइज जब आप कंसेप्ट बना लिए, एक नोट्स, स्मॉल नोट्स, छोटा नोट्स जो वो जरूर बना लीजिएगा, ताकि आप रिवीजन कर सके। अब यहाँ क्या होता है, नोट्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। बच्चे क्या करते हैं,
नोट्स में पूरा लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो मैं किसी चीज के बारे में बता रहा हूं, मैंने बताया कि जो है इसरो की स्थापना जो है वह 1869 में हुई, ऐसे 1969 में जो है 1969 में हुई है, और ये शब्द के फॉर्मेट में लिख रहा हूं। तो आपको इतना नहीं लिखना है, आपको बस ऐसे लिखना है इसरो 1969 जो इसके चेयरमैन हो, चेयरमैन का नाम, और अगर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो बस एक लाइन में वो अपना नोट्स क्लियर हो जाएगा। इतना उसमें डीप नहीं चले जाना है कि हम उसके बारे में जो है पूरा नोट्स को जो है छापना शुरू कर दें। और नोट्स सिर्फ अपने पढ़ने के लिए बनाना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बनाना है। तो अपने पढ़ने के लिए नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं इस पॉइंट पे क्योंकि बच्चों को लगेगा मैं पीडीएफ से पढ़ लूंगा। पीडीएफ से रिवीजन पूरा नहीं हो सकता है, एग्जाम के टाइम आप परेशान हो जाएंगे। आगे क्या है, टॉपिक वाइज पीवाईपी एमसीक्यूज। अब जैसे मान लीजिए एमसीक्यू की हमने देख लिया, अब हमने कॉन्सेप्ट भी जो वो बना लिया, फिर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर पीवाईपी हमारे पास अवेलेबल है तो पीवाईपी भी करेंगे। इसको हालांकि मैं ऐप पे डलवा दूंगा आपके लिए, इसको इजीली एक्सेसिबल जो है मैं कर दूंगा। और फिर हमको वीकली असेसमेंट करना है कि जिन टॉपिक्स को मैंने पढ़ा, जिन टॉपिक से मैं क्वेश्चंस जो वो बना रहा हूं, क्या वो टॉपिक मेरा भी स्ट्रांग है या इस सप्ताह पर के अगले सप्ताह खा गए उसको। तो थोड़ा सा हमको रिविजन के लिए टाइम देना होगा, और ये रिविजन का साइकिल चलेगा। ये नहीं कि अचानक मैं जो है 1 महीना पहले पढ़ लेता हूं, 1 महीने बाद रिविजन करूंगा, ऐसा नहीं करना है। वीकली बेसिस पे हमको चीजों को जो है रिमाइंड करते रहना है ताकि चीजें जो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाती रहे। कम से कम एग्जाम तक तो हमारे परमानेंट मेमोरी में रहे। ठीक है, परमानेंट मेमोरी वैसे उसको कहते हैं जो एग्जाम के बाद भी रहे, लेकिन कम से कम मिनिमम एग्जाम तक तो वो रहे। अब ये जब चीज हो जाएगी, मान लीजिए हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी लगा रहे हैं, उसी दौरान अगर हमको मिक्स्ड एमसीक्यू और फुल टेस्ट सीरीज जो कहीं मिल जा रही है उसको भी लगाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो वो बार बार हिलेगा डुलेगा, बार बार आगे पीछे जाएगा। तो आपकी जो टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगी आप उसको पलट के देखेंगे और आपके सारे चीजें रिवाइज हो जाएंगी, तो आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा और एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। बार बार चूंकि क्वेश्चंस बना रहे हैं तो एग्जाम में आपका जो है वह कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये मिक्स्ड और फुल टेस्ट सीरीज, लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो टेस्ट सीरीज है भाई साहब, ये क्वालिटी वाला होना चाहिए। क्या है कि टेस्ट सीरीज के नाम पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस, इररिलेवेंट क्वेश्चंस जो है वो डाल दिए गए हैं गूगल पे, उसका कोई जवाब नहीं है। तो जो वेरीफाइड सोर्स, अब हमने ये कहते हैं कि हम ही वेरीफाइड सोर्स हैं, जो वेरीफाइड सोर्स हैं आप वहां से जो है इन टेस्ट को कवर करिएगा। बाकी हर जगह टेस्ट का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अगर उसी टॉपिक से उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है जरूर करिए। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये आएगा, सर हम अब ये सब जान गए, इसकी तैयारी कैसे करें? आप ये 7 दिनों में तय कर लेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। अब अगर नहीं चल रही है मेरी तैयारी, तो क्या सर मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है, ये कंप्लीटली आप तय करेंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका जो है बैकग्राउंड पढ़ने का कैसा है, ये सारी बातें मिला के तय की जाएगी कि कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड भी पढ़ने का है, तो कोर्स ज्वाइन करें ना करें ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन जिनका कमजोर है उनके लिए तो भाई दिक्कत है। तो आप ये तय करिएगा कि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अपनी कंडीशंस के आधार पे। मैं दोनों ही बात आपको बता देता हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स जो वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप फुल टाइम कोर्स कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी बचे हुए समय में, जब सपोज करिए मालवी एकेडमी की कोर्स की बात करें, तो मालवी एकेडमी का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, क्रैश कोर्स जो वो आने वाला है, तो हम लोग जो फुल टाइम कोर्स दे रहे हैं उसके अंतर्गत क्रैश कोर्स कंप्लीटली फ्री रहेगा। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आपको जो है क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो है ये आपसे ये चार्ज ले रहे हैं, बस जो है आपको प्लेटफॉर्म चार्ज, कुछ नहीं। तो फुल टाइम कोर्स में एक बेनिफिट क्या है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज ढेर सारे वहां चीजें जो है वो पड़ी हुई हैं। तो मान लीजिए आप पूरा कोर्स नहीं भी कवर कर सकते हैं, बैकलॉग्स का आपको डर है, तो कम से कम एमसीक्यूज कवर करेंगे। जिन टॉपिक्स में आप फंसेंगे उन टॉपिक्स को वहां से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए ये फुल टाइम कोर्स अभी भी जो उतना ही रेलिवेंट है जितना पहले रेलिवेंट था। बाकी क्रैश कोर्स की चर्चा जो हम लोग आगे के वीडियोज में करेंगे। क्रैश कोर्स मालवी एकेडमी का जो वो डिजाइन किया जा रहा है और जल्द आप लोगों के बीच होगा। दूसरी चीज कि सर ऑफलाइन कोर्स का क्या रेलेवेंस है, अब इसके भी अलग एक पहलू है। जैसे मान लीजिए आप घर में रहते हैं और आपके घर में एक ऐसा माहौल है कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगी, आपको निश्चित घर पे रह के तैयारी करनी चाहिए। किसी बाहर शहर में आप आएंगे तो हो सकता है आपको कुछ समस्याएं हैं, लेकिन घर पे ऐसा माहौल नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दोस्त आ जा रहे हैं, कोई क्रिकेट खेलने के लिए लेके चला जा रहा है, कोई टूर्नामेंट खेलने लेके चला जा रहा है, या घर के ही लोग कभी कह रहे हैं कि इधर जाओ उधर
घर जाओ, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी बाहर शहर में जाना, तो आप ऑफलाइन कहीं भी क्लासेस जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इससे कम से कम आप एक ऐसे समूह में जाएंगे, एक ऐसे ग्रुप में जाएंगे जो उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां आपको बेनिफिट होगा। और हम लोग अपनी क्रैश कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में लाने वाले हैं। ऑफलाइन में भी जितने बच्चे हमारे फुल टाइम कोर्स में इनरोल्ड हैं, उनको हम लोग फुल टाइम कोर्स से ही सीधे क्रैश कोर्स पे ले जाएंगे, एक भी रुपये एडिशनल नहीं लेंगे। तो आप मालवी एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके सारी चीजों को जान सकते हैं। कोई क्वेरी अगर हो तो 7081690644 इस पे कॉल करके भी डिटेल जो है वह ले सकते हैं। हालांकि ये 10 तारीख तक बंद है होली की छुट्टी में, 11 से ये आपका फंक्शनिंग नंबर होगा। अब ये सारी चीजें जानने के बाद हमारे मन में एक सवाल आता है, चाहे आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू तैयारी कर रहे हैं कि सर कितना समय पढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपको कह दूं 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो उस पर कुछ लोग आपको बताएंगे इतने में तो यूपीएससी निकल जाएगा। हम ही लोगों को वीडियोज में कमेंट कर देते हैं इतना क्या पढ़ाना, इतने में तो यूपीएससी निकल जाएगा। तो कम से कम जो आपको कहते हैं इतने में यूपीएससी निकल जाएगा, तो आपको एक बार उनको ये राय दे देनी चाहिए कि भाई साहब जब आपको पता है कि इतने में यूपीएससी निकल जाएगा तो आप यूपीएससी तो निकाल लीजिए पहले। दूसरा, आप अपनी इनसे एग्जाम का कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। इतने में यूपीएससी निकल जाएगा, कोई लिखित संविधान है कहीं पे कि 8 घंटा पढ़ने से यूपीएससी निकलता है? ये इंडिविजुअली मैन टू मैन वेरी करेगा। कोई तो कहे 4 घंटा में निकल जाता है, कोई कह रहे हैं हम 12 घंटा मेहनत किए हैं। तो हर एग्जाम की एक अपनी इंपॉर्टेंस, हर एग्जाम का अपना एक नीड है, और हर एग्जाम में उसी मेंटल लेवल के बच्चे बैठते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों का मेंटल लेवल अलग है, सीयूईटी की तैयारी करने वालों का मेंटल लेवल अलग है। आपके बच्चे जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, वो अगर 8 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार है, वो अगर 9 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार है, आपको भी करना पड़ेगा, विकल्प नहीं है आपके पास। और आप देखिए कितनी कलाकार प्रतियोगिता है कि जनरल टेस्ट में पिछले बार 300 में अगर आपको अपने चॉइस के सब्जेक्ट चाहिए होंगे तो 280, 270, इसके नीचे तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो इस गलाकाट प्रतियोगिता में समय का निर्धारण आप करेंगे अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमसे एक बेसिक आइडिया लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि सामान्यतः बच्चे 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई किए हैं, और अंतिम दिनों की चूंकि बात करेंगे तो उस समय तो किए ही किए हैं। एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इतने दिनों में मेरा हो जाएगा। देखो हम लोगों ने कितने बच्चों को पढ़ाया था। ये 45 सेकंड के क्लिप है 44 सेकंड्स की, आप एक बार इसको देखिए। ये मीटअप हमने सिर्फ बीएचयू के लिए किया, सीयूईटी के थ्रू जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 23 दिसंबर 2022 को। आपको कहने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे कि हमारे यहाँ से 1000 सिलेक्शन, हमारे यहाँ से 10,000 सिलेक्शन, हमने 99.99% सिलेक्शन। ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। मैं आपको बता दूं खुद अपने प्लेटफॉर्म की बात, कभी नहीं हो सकता 90% सिलेक्शन। 10% सिलेक्शन हो जाए अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा वरदान है ये, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा ना। सिर्फ प्लेटफॉर्म सिलेक्शन नहीं दे सकता है। सिलेक्शन देखो, ये वीडियो प्ले हो गया, देखो ये हमारी ऑफलाइन मुलाकात आधिकारिक तौर पर हुई। कैसा लगा यहाँ की जो स्थिति है उसमें कहीं ज्यादा खुश, कहीं ज्यादा इमोशनल, कहीं ज्यादा भावुक मैं खुद तो भी यहाँ है वो बता रही है किसी संस्थान में इतने बच्चे नहीं होंगे जितना चयनित बच्चे आप में। तो ये वो बच्चे हैं, इनमें से कई ऐसे बच्चे थे जो अंतिम दिनों की तैयारी के माध्यम से जो है अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया। और ये सिर्फ बीएचयू है, मैं डीयू नहीं जा पाया हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं गया हूँ। तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितने बच्चे जो हमारे सिलेक्टेड हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भीड़ है। ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हम लिखने के लिख देंगे, हमने जो है 6500 सिलेक्शन दिया, हमने 7500 दिया, कोई मतलब नहीं बनता है। और आपका उन सिलेक्शनों से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म से 10,000 सिलेक्शन हो जाए और आपका नहीं हो, वो 10,000 किस काम का है? तो प्लेटफॉर्म ऐसा चूज करिए अगर तैयारी करनी है जो आपको समझे और आप जिनको समझे। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो 10,000 सिलेक्शन दे रहे हैं, 20,000 सिलेक्शन दे रहे हैं, वो आपके लिए अगर लाभदायक नहीं है तो सिलेक्शंस का भी कोई महत्व नहीं है। मेरी भी इतनी बड़ी भीड़ का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आती है और एक दूसरे से हम कनेक्ट हो पाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में आपको एक एक बातें समझाई। बाकी आपकी जो क्रैश कोर्स की डिमांड है वो जल्द ही हम लोग जो है वो पूरी करने जा रहे हैं। जो बच्चे, अब मान लीजिए अब यहाँ एक बात उन बच्चों को थोड़ी सी कर लें कि जो बच्चे ऑलरेडी जो है
इतना अगर फॉलो कर लेंगे तो चयन के करीब होंगे, ये मैं आपको बताना भूल गया। अब जो बच्चे तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, इसी पैटर्न पे उनको एक बार अपने आप को देखना चाहिए। जैसे मैंने स्टडी चार्ट की बात की, एक बार वो सिलेबस अपना देखें, जितना भी पढ़ाई कर लिए, जैसे हमारे कोर्स में इनरोल्ड हैं, सिलेबस चार्ट को बना के टिक कर लें कि सर इतना इतना टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। सर ने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, आपका टॉपिक क्या कंप्लीट है? क्या आप उनके क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे तो उसको रिवाइज करिए। उसकी एक टाइम जोन बनाइए कि इतने टाइम में सर हम रिवीजन करेंगे, इतने में नए सब्जेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्रैश कोर्स का बेनिफिट जो हमारे कोर्स के इनरोल्ड बच्चे हैं, चाहे वो ऑनलाइन के हो या ऑफलाइन के हो, क्रैश कोर्स का बेनिफिट उनको तभी मिलेगा जब उनका जो बृहद वाला कॉन्सेप्ट हमने दे रखा है, यानी डिटेल में जो उन्होंने पढ़ाई की है, वो क्लियर रहेगा। वो अगर उनका क्लियर रहा तो ये क्रैश कोर्स उनके लिए एकदम वरदान है। बाकी जो लोग नए हैं उनको भी हेल्प करेगा। लेकिन अब ये तो एक जायज बात है और सार्थक बात है ना, ये कि जो बच्चे 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने अभी तैयारी नहीं शुरू की है तो आज से अगर आप सीरियस हो जाते हैं, अभी से सीरियस हो जाते हैं, निश्चित तौर पे आप एग्जाम में बेटर करेंगे और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जरूर पहुंचेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में। आपके कमेंट्स के अनुसार आपकी जो भी राय होगी, और ये भी मैं बता दूं अभी कि आपका जो ये क्रैश कोर्स आ रहा है, ये जो मोस्ट एफर्टेबल वाला चल रहा है सीन पूरे जो है, इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। मोस्ट एफर्टेबल क्या होता है ये अब हम तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट। और आप लोगों के लिए मैं 2 पंक्ति में बस कहना चाहूंगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे। और अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप अपनी हद को रोशन करना चाहते हैं तब। अगर सूर्य सा तेज नहीं भी है, यानी अपने पहले से तैयारी नहीं भी की है, तो दीपक सा तो जल सकते हैं ना। तो दीपक सा जलने की जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिए और निश्चित आप सफलता के करीब होंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।